हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हमने क्लास 12th का थर्ड लेक्चर शुरू किया था जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो हमने एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन देखा था। एल्डोल एंड कैनिजारो, ठीक। ये दोनों जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब पूछे ही जाएंगे, ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। बहुत आसान है, इतना टफ भी नहीं है। तो हमने आपको बता दिया था उस दिन। जस्ट रिकैप करने के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, क्योंकि एल्डोल और कैनिजारो के ये लास्ट रिएक्शन थे। एल्डोल का हमने क्या बताया था आपको, रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या रिक्वायरमेंट है इसका, जो रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, कार्बोनिल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और वो जो कार्बन सेंटर होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। अगर वो sp2 या sp सेंटर है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सी डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल वाला ये जो कार्बन है वो sp3 सेंटर होना चाहिए। तो इस पे जो हाइड्रोजन लगा है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कार्बन sp2 सेंटर हो जाएगा फिर इस सेंटर पे जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे। तो ये याद रखना है, ठीक। तो एल्डोल रिएक्शन होने के लिए जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा यानी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसका जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होगा। जस्ट कार्बोनिल के बगल वाले पे एक हाइड्रोजन एटलीस्ट। कौन कौन देगा, तो हमने आपसे कहा था कि जो भी CO है और यहां CH3 के बजाय अगर मान लो यहां पे अगर CH2 और कोई ग्रुप लगा हो, लेट सपोज कि कुछ इस तरीके का ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड हो, इधर कुछ भी लगा हो सकता है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरफ एक H और इधर R मान लो और एक और R मान लो, तो एक भी अगर हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन देगा। तो ये हमने आपका वहां पे खूब अच्छे से कवर किया था। एल्डोल रिएक्शन होता क्या है, एल्डोल, अच्छा इसी में मैं लिख दे रहा हूं कि इसका रिएजेंट रिक्वायरमेंट क्या था। क्या हम रिएजेंट यूज कर रहे थे, तो हम रिएजेंट यूज कर रहे थे वहां पे एक्वस NaOH, बेसिक मीडियम, वो भी वाटर के साथ। तो ये हम एक्वस मीडियम यूज कर रहे थे जब हम एल्डोल रिएक्शन करा रहे थे। एल्डोल रिएक्शन हमने कहा था कि दो तरीके का होता है। जो एल्डोल रिएक्शन होता है वो दो तरीके का है। फर्स्ट आपका है सेल्फ एल्डोल और सेकेंड आपका है क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में हमने क्या बताया था कि जब एक कार्बोनिल अपने ही दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करता है, दैट इज सेल्फ एल्डोल। कैसे होता है वो, कि लेट सपोज यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक ऐसे है, इसमें जब हम बेस ऐड करेंगे OH माइनस, तो मैंने कहा था यहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा आपका CH3 C O डबल बॉन्ड और यहां पे CH2 निगेटिव, आपकी ये बस जानकारी के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये CH2 निगेटिव है, बट ऐसे नहीं रहता, ये तुरंत इनोलेट फॉर्म में बना लेता है। ये क्या बनाता है, इनोलेट इसे कहते हैं कि ये ऐसे निगेटिव बॉन्ड बनाए, O पे निगेटिव चला जाए। क्यों O पे क्यों जा रहा, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहा हमने, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए तुरंत ऐसे शिफ्ट करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। हाँ, अब जब रिएक्शन कराना होगा, अभी मैं केवल सेल्फ एल्डोल बता रहा हूं। एल्डोल दो तरीके का था,
सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। तो मैं सेल्फ एल्डोल का आपका रिएक्शन बता रहा हूं। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें हमने क्या कहा था, ये एसीटोन है, दूसरा भी एसीटोन ही आ रहा, हाँ, ऐसे आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बनेगा। तो यहां पे हमारा ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे CH2, और ये वाला पार्ट तो हमने यही लिखा है। अब यहां इस CH2 से ये जुड़ेगा इस सेंटर, दैट इज मैं इसको C, इधर O, इस कार्बन पे इधर CH3 और इस कार्बन पे भी इधर CH3। तो अभी देख पा रहे हो इन दोनों CH3 को हमने ऐसे लिख लिया, इस सेंटर पे O नेगेटिव, और ये चूंकि वाटर प्रेजेंट है मीडियम में, हमने एक्वस NaOH ले रखा है ना, हमने यहां क्या लिया है एक्वस NaOH, तो वाटर से तुरंत वो H+ ले लेगा और जो O- है वो OH बन जाएगा। एंड दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट। ये क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट। इसी में हमने कहा था कि अगर रूम टेम्परेचर पे या हीट करने पे, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही कंडेंसेशन होगा या हीट करना पड़ेगा, पर बहुत रेडिली होता है, रेडिली मतलब बहुत फास्ट, तो ये तुरंत चला जाता है, कंडेंसेशन होता है हीट करने के, और हीट करने पे H2O बाहर निकलेगा। H2O कहां से निकलता है, तो वो देखो H2O हमारा निकलता है यहां से, ये OH और एक H यहां से, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे ये CH हो जाएगा, एक बचा, एक H निकल गया, इधर से OH निकला, ये डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर भी CH3, एंड दिस इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। वो ये एल्डोल प्रोडक्ट था, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये जो पार्ट है ये सेल्फ एल्डोल का है। अगर यहां पे इस इनोलेट के फॉर्म होने के बाद यहां पे हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेके आए कार्बोनिल, तब वो जो बनेगा दैट इज क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। उसका भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो ये तो सेल्फ एल्डोल हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस एल्डोल क्या था, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में सेम ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां हमने फिर से OH माइनस लेके आया, दैट इज एक्वस NaOH बेस। क्या है ये, एक्वस NaOH बेस। ये OH माइनस फिर से यहां से ये वाला जो प्रोटॉन है इसको एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बनाएगा CH3, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 O नेगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये CH2। इतना पार्ट तो सेल्फ एल्डोल वाला ही है, ये तो हम वहां पे सेल्फ एल्डोल में भी करा रहे थे। बस अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो हम एसीटोन, ये क्या था, ये एसीटोन था, यहां पे हम एसीटोन यूज नहीं करने जा रहे हैं। लेट सपोज यहां पे हम एसिटाइलडिहाइड यूज कर दिए, CH3 C डबल बॉन्ड O H, हम एसिटाइलडिहाइड यूज कर रहे हैं। अगर हम एसिटाइलडिहाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये O नेगेटिव ऐसे आया और ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक किया, O नेगेटिव। अब फिर से ये देखो, जैसे कलर में है वैसे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये CH3, यहां से C डबल बॉन्ड O, ये यहां पे CH2 आया, और ये सेंटर, ये देखो ये CH2 इस सेंटर से जुड़ रहा, तो मैं इस कार्बन को ऐसे लिख रहा हूं C, यहां पे O नेगेटिव बना, और इस पे एक H लगा हुआ है और इधर एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो O नेगेटिव है वो तुरंत H2O से वाटर ले लेगा, वाटर से सॉरी H+ ले लेगा, और O नेगेटिव से OH बन जाएगा। ये है एल्डोल प्रोडक्ट। जब तक आपने पानी बाहर नहीं निकाला है तब तक वो एल्डोल प्रोडक्ट है।
फिर मैंने कहा जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकला रहेगा तब तक वो एल्डोल है। पर याद रखना है, जब भी पेपर में आपसे इस टाइप का रिएक्शन यहां पे लिख दे, मान लो ऐसे CH3 CO CH3 प्लस CH3 CHO और कह दिया एक्वस NaOH के साथ हम करा रहे हैं, ठीक। हीट दिया हो या ना दिया हो, हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही देंगे। वो अगर स्पेसिफिक पूछेगा कि हमें एल्डोल प्रोडक्ट दो, तब हम यहां पर रुकेंगे, और नहीं तो हम कंडेंसेशन कराएंगे। कंडेंसेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा। कहां से जाता है? ये OH, बगल से इधर से H, इधर से कभी भी H नहीं निकलेगा, ये याद रखना। कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला ये जो हाइड्रोजन है, ये मोर एसिडिक देन ये CH3 अल्काइल। तो हमेशा ये जो कार्बोनिल के बगल वाला होता है या OH, और याद रखना OH और C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में जो हाइड्रोजन होता है वही वाला निकलता है, इधर से कोई मत निकालना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये यहां से निकला ये CH3H, यहां से एक CH3 होगा और एक H होगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। क्या है ये? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक। तो इस तरीके से सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल होता है। ये हमने क्या यूज किया है? दिस इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये हमारा एसीटोन था। पीछे वाले में क्या था? यहां पे ये तो एसीटोन था, ये हमारा एसीटोन था, बट ये जो था या यह भी एसीटोन ही था, एसीटोन। तो जब दोनों एसीटोन लेंगे दैट इज सेल्फ एल्डोल, जब एक चेंज कर देंगे कार्बोनिल को दैट इज क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में मैंने आपको दो अलग अलग कंडीशन बताया था वहां पे, कि ऐसा हो सकता है कि इनोलेट इससे फॉर्म हो, यानी यहां से H निकाला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से H निकले और ये फिर कीटो जो एसीटोन है उस पर अटैक करे। तो वहां से कल मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे कैसे मैंने बताया था? एक तो ऐसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CHH। अब मैं ये शॉर्टकट से लिख रहा हूं, और यहां पे हमने इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लिया C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। फिर से हमने CH3 C डबल बॉन्ड O H H H, ये हम सेमी अभी रख रहे हैं, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर H। अब हम ये चेंज कर रहे हैं, CH3 से हम इधर H लिख ले रहे, C डबल बॉन्ड O H H H, और इधर हम एसीटोन ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन लेना है तो यहां भी CH3। फिर से इसको लिखेंगे डबल बॉन्ड O H, इधर H H H, और ये सेम मॉलिक्यूल लेंगे C डबल बॉन्ड O H, इधर H H H, ठीक। ये किसका हम लिख रहे हैं? क्रॉस एल्डोल का। ये किसका प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं हम? दैट इज क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। और ये कब बनेगा? जब भी आपका CH3 CO CH3 दिस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे
उस समय पे ये 4 कंडीशन बनेंगी। कैसे प्रोडक्ट कैसे हमें फॉर्म करना है, तो देखो यहां से H2O निकालना है, इधर से यहां H2O निकालना है, ये H2O निकालना है, और ये हमें डबल बॉन्डों को इस तरफ से लिखना चाहिए था, ऐसे डबल बॉन्ड हो, इधर CH3 और इधर H, ठीक, ये निकालना है। अब देखो हर जगह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, माइनस H2O माइनस H2O माइनस H2O माइनस H2O, ठीक। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से प्रोडक्ट लिखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, यहां से करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH, फिर ये डबल बॉन्ड, और फिर ये C से जोड़ना है CH3 और इधर H। इसके साथ करोगे तो क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड, यहां पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर C, इधर CH3 और इधर भी CH3। इस शॉर्टकट से हमेशा आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कभी गलत नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पता कर लोगे। मैकेनिज्म के लिए आपको पीछे वाला जो ये वाला यहां पे फॉलो किया था ना, सारे रिएक्शन इसी टाइप से जाएंगे। यहां पे जब लिखोगे तो क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O, और फिर ये C H, 2 H निकल गए, एक बच रहा है ना, डबल बॉन्ड, और यहां से C, इधर CH3 और इधर H। अब देखो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहां एसीटोन और यहां एसीटोन, तो ये इसका सेल्फ प्रोडक्ट है। यहां पे एसीटोन, यहां पे एल्डिहाइड, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे फिर से एसिटाल्डिहाइड, यहां पे एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड H है, इधर पे CH3 दोनों तरफ, यानी कि एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, तो ये भी क्रॉस है। यहां पे एसिटाल्डिहाइड और यहां पे HCH3, यहां भी HCH3, तो ये सेम है, तो सेल्फ। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4। तो यहां से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। तो जब भी क्रॉस एल्डोल कराते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कभी कभी 3 भी बनते हैं, तो वो बना के आपको देखना होता है कि कितने बन रहे हैं। कैसे बनाते हैं, मैकेनिज्म आपको मैंने पीछे बता दिया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने खूब डिटेल में डिस्कस किया था, चारों का अलग अलग मैकेनिज्म डिस्कस किया था। यहां पे मैं फिर से आपका रिकैप केवल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये जो एल्डोल रिएक्शन होता है वो किस तरीके से जाता है। अभी इसके बाद मैं कैनिजारो बताऊंगा, ये वाला आप लिखोगे और कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट है वो खुद आप बना पाओ। केवल अगर यहां से लिख के छाप रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपको मैंने कल पढ़ाया था कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन भी 2 तरीके का था, पहला था हमारा सेल्फ और दूसरा था हमारा क्रॉस। सेल्फ का क्या मतलब है, आगे तो कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये पहले लिख लो। रिक्वायरमेंट, तो आपका रिक्वायरमेंट होगा कार्बोनिल विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। वहां पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। रिएजेंट यहां पे क्या यूज करते हैं हम, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, तो यहां पे हम रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड
NaOH या KOH, या कभी कभी लिखा होता है 50% KOH, तो ये भी याद रखना। कंसंट्रेटेड NaOH या KOH लिखा होता है, या 50% KOH या 50% NaOH, तो इस तरीके से हम रिएजेंट यूज करते हैं। सेल्फ एल्डोल कब होगा? सेल्फ एल्डोल तब होगा जब एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे। पहले कहने जा रहा होता क्या है, मैंने वो आपको बताया था कि दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। ऐसा मॉलिक्यूल या कार्बोनिल जिसके पास खुद का अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो उस टाइप का क्या होगा? लेट सपोज PHCHO। अब देखो ये कार्बोनिल है CHO, इसके जस्ट बगल में इस कार्बन सेंटर पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहां होता भी तब भी वो अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये sp2 सेंटर है। अगर लेट सपोज ऐसे कुछ दे दिया जाए, ऐसे CHO, तो एक हाइड्रोजन है यहां पे, तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? तो नहीं काउंट होगा। दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, इट विल नॉट काउंट इन अल्फा हाइड्रोजन। ये याद रखना है। sp2 सेंटर का जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है? तो sp2 सेंटर का जो हाइड्रोजन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब भी हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी की बात करते हैं या अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं, वो हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के करते हैं। पर जो भी sp2 सेंटर का हाइड्रोजन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, या हम कह सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसलिए जब भी sp2 सेंटर का हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करते। यहां पे तो वैसे है ही नहीं। अब देखो 50% KOH क्या होगा? तो होगा ये कि इसका 2 मोल ले लेंगे। जो PHCHO है ना, इसका 2 मोल, ठीक। 2 मोल में से 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मोल रिड्यूस होगा। CHO का 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा तो CHO ऑक्सीडाइज होके COOH में जाएगा। तो ये COOH ना बना के सॉल्ट बनाता है, COO माइनस, और KOH है तो यहां से K प्लस। बेसिक मीडियम है ना, तो बेंजोइक एसिड का जो H प्लस है वो निकल जाएगा। प्लस इसी का 1 मोल रिड्यूस होगा, तो क्या बनाएगा? CHO रिड्यूस होता है तो CH2OH बनाता है। याद रखना, एल्कोहल से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड पे जाते हैं, फिर एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर एसिड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाते हैं। तो जब हम रिड्यूस करते हैं, मान लो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो एल्कोहल, ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे होता है। ये हमारा सेल्फ एल्डोल है, ठीक। क्रॉस एल्डोल क्या होता है? क्रॉस एल्डोल ये किसका पार्ट है? ये इसका पार्ट है, सेल्फ एल्डोल का। क्रॉस एल्डोल में अगले वाले पे दिखाता हूं। क्रॉस एल्डोल क्या होता है? क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल में लेट सपोज कि एक तो हमने PHCHO लिया और इसके साथ हमने मिक्स कर दिया HCHO। HCHO को देखोगे तो ये ऐसे है, फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे भी इसका तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं होगी। कार्बन के कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन जो होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पे तो कोई कार्बन ही नहीं है अगल बगल, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा जब अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और मैंने कहा था, कल नोट में लिखवाया था कि जब भी HCHO एक प्रेजेंट होगा तो हमेशा HCHO ऑक्सीडाइज होगा। उसका रीजन क्या होता है? तो ये जो कार्बोनिल सेंटर होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो हमेशा ये ऑक्सीडाइज होता है, ये याद रखना है। HCHO will always oxidize, ठीक। तो HCHO को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो HCOO माइनस
NaOH मान लो यहाँ पे ले लिया हमने 50% NaOH, तो O माइनस Na प्लस बन जाएगा, और ये रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होगा तो कुछ ये बनेगा CH2OH। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं क्रॉस एल्डोल में। मैकेनिज्म इसका क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाले क्लास में खूब अच्छे से डिटेल में बता दिया है, तो अब वहां पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करना है। क्या यहाँ पे ऐसा होता है क्या जैसे एल्डोल में होता था कि 4-4 प्रोडक्ट बन रहे थे, कैनिजारो में क्या ऐसा 4-4 प्रोडक्ट बनते हैं इस टाइप से कि एक बार ये ऑक्सीडाइज हुआ दूसरी बार ये ऑक्सीडाइज हो जाए? तो नहीं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसी को ऑक्सीडाइज कराना है। एल्डोल एंड कैनिजारो वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया। एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है पीछे वाले क्लास में मैं बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे H हो या R हो, यानी कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, कुछ भी चलेगा। मान लो यहाँ पे कोई मैंने यहाँ से कह दिया H2SO4 के साथ HNO3। अब अगर पीछे वाले क्लास अगर आपको याद होगा जब हम वो पढ़ा रहे थे एल्कोहल फिनॉल ईथर या क्या नाम था उसका, एरोमेटिक वो हैलाइड वाला फर्स्ट चैप्टर जो आपका था, अराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड वाला, वहां पे भी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे जाता है, कैसे प्रोसीड करता है, वो सब कुछ बता रखा है। अगर वो आपको ना याद हो तो एक बार अपना नोट्स रिवाइज करो। ये आपको पता होगा कि ये दोनों मिलके हमें NO2+ देते हैं, NO2+ के पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करता है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। या अगर आपने 11th में +M ग्रुप -M ग्रुप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग से ऊपर अगर जो सेंटर कार्बन सेंटर या कोई भी सेंटर है अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो +M ग्रुप होता है, अगर उसके वो पाई बॉन्ड है तो -M ग्रुप होता है। तो ये इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये एक -M ग्रुप है। क्या है? -M ग्रुप। और -M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींचता है। और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसके लिए वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों मेटा? क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा, तो ये कभी भी ये पॉजिटिव के पास नहीं जाना चाहेगा। तो ये ऑर्थो, ये पैरा, सॉरी ये ऑर्थो, ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये मेटा, ये क्या है मेटा, ये क्या है ऑर्थो, और ये है पैरा। तो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा जबकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा। तो बस NO2 ले जाएंगे और यहां पे लगा देंगे। यहां पे ये जैसे है CO, यहां पे H हो या R हो, H होगा तो एल्डिहाइड होगा, R होगा तो कीटोन होगा। तो यहां पे लेके आके बस यहां पे NO2 लग जाएगा। कैसे जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, अल्काइल हैलाइड वाला में जाके देखो, वहां पे पता चल जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में कैसे प्रोसीड करती है। ठीक, ये वाला पार्ट बचा हुआ था। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करने वाले हैं। कीटोन एंड एल्डिहाइड आपका समाप्त हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं थोड़े बहुत, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है और फिर कुछ रिएक्शन पढ़ना है। अगर आप हेलोअल्केन हेलोअरीन्स वाला जो चैप्टर था, अल्काइल हैलाइड वाला या अराइल हैलाइड, जो भी हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स वाला, और अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये दोनों चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वाला पार्ट आपको बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि सब कुछ रिलेट करता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है, तो यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो OH, C डबल बॉन्ड हो OH। इस पार्ट
के कारण हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है, जब भी आपको ये पार्ट मिलेगा COOH तो वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो H होता है, ये याद रखना है, ये जो H होता है दैट इज एसिडिक और पर्याप्त एसिडिक होता है। तो कभी भी अगर बेस आएगा तो आराम से इस H प्लस को दे देगा। जैसे पीछे वाले में देखो, जब हम यहाँ पे ले रहे थे पीछे रिएक्शन में, तो हम यहाँ HCOH नहीं लिख रहे थे, हम यहाँ पे सॉल्ट बना के लिख रहे हैं, H प्लस निकाल दिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे NaOH दे रखा, जो OH माइनस आएगा H प्लस को ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। वैसे जब मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो HO माइनस यहाँ पे बनता है वही ये ले लेता है, इसको आने की जरूरत नहीं पड़ता, तो यही ले लेता है। तो मैकेनिज्म अगर पीछे वाली क्लास आप नोट्स पलटोगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H होता है वो एसिडिक होता है, केवल ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपको कुछ मैं अभी नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। सब कुछ आप सारे फॉर्मूले कार्बोक्सिलिक एसिड के या नाम नहीं याद रख सकते हो, कोई भी नहीं याद रख सकता, पर कुछ मेजर हैं जो बार बार यूज होते हैं लैब में, तो अगर कोई पूछता है तो वही सब पूछता है, तो आपको कम से कम उनके जो कॉमन नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा है कि ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज किया जाता है, तो आपको कॉमन नेम इनका पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि आप कहाँ से किस चीज को पूछोगे। तो कुछ कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर होते हैं जहां से IUPAC नाम पूछा जाता है, पर कुछ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां से हमें कॉमन नेम पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर किसका किसका हमें याद रखना है? तो देखो, एक ये याद रखेंगे, पीछे वाले में ही बता दे रहा हूं मैं आपको। जब भी IUPAC नेम हम यूज करते हैं, वहां पे जब भी ये यूज करते हैं उसमें ओइक एसिड यूज करते हैं। ओइक एसिड ये यूज किया जाता है कब? नोमेनक्लेचर में। कैसे? तो देखो, लेट सपोज कुछ ऐसे दे रखा हो CH3 COOH। अब इसका जब नाम लिखने जाओगे तो वैसे इसका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम, और इधर मैं लिख ले रहा हूं IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम जो होता है, इसका नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। आपने सुना भी होगा, बहुत जगह एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। जब हम इसका IUPAC नेम लिखने जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, अगर कार्बन सेंटर देखोगे तो ये एक कार्बन सेंटर है, एक ये कार्बन, दो कार्बन का इथेन लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, ओइक एसिड बोला था ना, तो बस वही लग रहा, इथेन के साथ इथेन फिर ओइक, तो इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से मान लो HC≡OHO। अब एक कार्बन सेंटर है तो मीथेन यूज होता है, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये ज्यादा यूज आपको मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना है कि इनका कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है। IUPAC नेम भी आपको इनका याद रखना है क्योंकि ये जनरल यूज में आते हैं। मान लो यहाँ पे CH3 CH2 फिर यहाँ पे COOH हो, तो अभी 3 कार्बन आ गए। 3 कार्बन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, फिर ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड। एक ही जैसा लग रहा पर थोड़ा सा अंतर है, प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका ये कोई नाम कॉमन नेम यूज करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लो और कोई अगर लिखना हो
तो हाँ, इसके बाद मैं जो लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है आपका? HCOH, COOH और फिर इधर से भी OOH। मान लो अब इसमें एक कार्बन इंट्रोड्यूस करो, इधर से भी OOH और इधर से भी COOH। अब दो कार्बन इंट्रोड्यूस करो, CH2, फिर COOH, फिर इधर से भी COOH। तीन कार्बन इंट्रोड्यूस करो, CH2, फिर यहाँ पे COOH और यहाँ पे COOH। ये और एक और 4 कार्बन तक लिख लो, CH2। ये आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बस जो जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वो आपको बता रहा हूं कि इनको जरूर आपको याद रखना है, COOH। ठीक, और यहाँ भी COOH। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे एक भी नहीं है बीच में, जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए जा रहे हैं। नाम क्या होता है इनका? कॉमन, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, इधर कॉमन नेम और ये आएगा आपका IUPAC नेम। ठीक, देखो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, हाँ मैं सही लिख रहा हूं ना, हाँ ऑक्जेलिक एसिड। दूसरे का होता है मैलोनिक एसिड, ये याद रखना है। अभी मैलोनिक एसिड से मैलोनिक एस्टर बनता है, तो बहुत बार यूज में आता है। फिर है आपका सक्सिनिक एसिड, ये है आपका सक्सिनिक एसिड और इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड और इसका नाम होता है आपका एडिपिक एसिड। ये अभी ग्लूटामिक एसिड एंड एडिपिक एसिड जब आप इसके बाद वाला चैप्टर, अमीन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी आपको मिलेगा ये दोनों। IUPAC नाम क्या होता है? तो IUPAC नाम एकदम जैसे ये आया है ना, ये 2 कार्बन है तो इथेन ओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ये 2 आया है इसलिए हम लिख रहे हैं इथेन। ये 2 कार्बन के कारण हम इथेन लिख रहे हैं, 2 COH आ रहा तो डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। एक का लिखना जान जाओगे तो आप सबका लिख लोगे। यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन फिर से डाइओइक एसिड, एकदम सब एक जैसे हैं। यहां पे फिर 1 2 3 4 कार्बन आ रहा तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फिर आपका 3 2 5 कार्बन आ रहा तो पेंटेन डाइओइक एसिड। और यहां पे 2 2 4 2 6 आ गए, बीच में 4 और आगे पीछे है ना 2, तो 2 2 4 2 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछने के चांसेस हैं, पर इनके कॉमन नेम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको याद रखना है। आपके बुक में और भी सारे हैं पर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक।
एक दो और बेंजीन रिंग का यूज करके लिखा गया है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो कुछ ऐसा हो COOH, तो ये एकदम इसका अलग नाम होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक, ये बेंजीन है ना, उसी से मिलकर बना है बेंजोइक एसिड। कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बीच में। हो सकता है कि फिजिकल जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे या केमिकल तो वहां पे आएगा फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी अल्काइल यूज हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे ये हमेशा कम होता है बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों ज्यादा एसिडिक होता है? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग लगा है इसके कारण। तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। मान लो कुछ ऐसे दे रखा हो COOH। याद रखना कि जब भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, पर जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दोगे तो सिमिलर पैटर्न पे आता है जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, पर थोड़ा अलग होता है। COOH, मान लो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है CH3, तो हम क्या कहेंगे इसको? 1 2, जहां भी COH लगा है वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम 2 पे है तो इसे हम कह देंगे 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से बोला जाता है। मान लो कुछ ऐसा हो COOH और यहां पे भी COOH, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है थाइलिक एसिड, PH, थाइलिक एसिड। हाँ, ये इसका जो हम लिख रहे हैं ये कॉमन नेम है। क्या है ये? कॉमन नेम। IUPAC नेम अगर लिखोगे तो इसका होता है बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं इस टाइप के पूछने का। अगर इसमें लिखोगे तो फिर से बेंजीन 1,2 या 1 कार्बोक्सिलिक 2 मिथाइल एसिड, इस तरीके से पूछा जाएगा, लिखा जाएगा। IUPAC नाम लिखने का इनका बहुत खास जरूरत नहीं है, आपको बस ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि हम बेंजोइक एसिड के साथ लेके लिख सकते हैं 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसका जब लिखोगे तो 1, इसका अगर ऐसे लिखोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करते हैं तो कार्बोक्सी लिखते हैं। जैसे एल्कोहल में OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं ना, वैसे ही जब कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो कार्बोक्सी लिखते हैं। तो 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ आपके नोमेनक्लेचर थे। जो बेंजीन रिंग अटैच रहता है उसका क्या, एक और वो होता है, ये याद रखना है, क्योंकि ये कॉमन नेम से ना कभी कभी ऐसे नाम दे के पूछ लेता है। यहां पे COOH और यहां पे COOH, ठीक, इसका नाम होता है आपका टरपथैलिक एसिड, टरपथैलिक एसिड। कुछ एसिड के नाम मैंने आपको पहले ही मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड और पता नहीं ढेर सारे लिखा रखे हैं, तो वो सब आप पीछे से एक बार देख लोगे। ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट था जो आपको याद रखना था। अब हम चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। किस पे चलेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के किस किस मेथड से बनाए जा सकते हैं। पीछे का चैप्टर याद होना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी RCH2OH अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल को यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हो तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। तो R ये क्या बन जाएगा, RCOOH। ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है K2Cr2O7 के साथ H+ या हीट, KMnO4 के साथ H+ या तो एसिडिक मीडियम में कराओ या हीट कर दो। ये पहला, ये दूसरा, और एक तीसरा होता है आपका CrO3 के साथ H2SO4। तो ये भी होता है। ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसका डायरेक्ट यूज करते हो तब भी जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो डायरेक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये एक मेथड हुआ कि आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के यूज कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज 1 डिग्री ही होगा, याद रखना। 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कराओगे कीटोन पे चला जाएगा, एसिड नहीं बनेगा। RCH2OH इसका आप आगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो ये एक बार में एल्डिहाइड पे जाएगा, पहले RCHO बनेगा, RCHO, और इसमें आप फिर से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, फिर से यहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो या तो एक बार में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो सीधे एसिड पे पहुंचेगा, या एक बार माइल्ड यूज करोगे एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड को फिर से माइल्ड में ऑक्सीडाइज करा के, अब यहां पे आप माइल्ड यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। या तो आपको पता ही होगा कि एल्डिहाइड तो एसिड में ही जाएगा, या स्ट्रॉन्ग, कोई भी। तो ये क्या होगा, RCOH क्या बन जाएगा, RCOOH। तो ये याद रखना है, ये 1 डिग्री अल्कोहल से ये पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे, पीछे वाले में 1 डिग्री अल्कोहल से हम डायरेक्ट यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माइल्ड में हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको बता रखा है, CrO3 के साथ पाइरिडीन, ये यूज कर सकते हो, या कॉपर के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट, नहीं सॉरी 500 केल्विन पे हीट करते हैं, 500 केल्विन पे हीट करते हैं, ये एक यूज कर सकते हो। या केवल कभी कभी CrO3 लिखा होता है तो उसमें भी हो जाता है, आपको ये याद रखना है। और माइल्ड में क्या यूज कर सकते हो, PCC PDC, ये एक बचा है ना, PCC एंड PDC। तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सब में से कोई भी यूज करोगे तो आपका बन जाएगा। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि गलत ना हो, 1 2
3 4 5। तो ये 5 में से कोई भी यूज करोगे 2 बार में बन जाएगा। तो ये हुआ एक मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। एक मेथड ऐसा भी देखने को मिलता है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं? मान लो कुछ ऐसे दे रखा है RMgX, आपको पता है ना RMgX क्या होता है, ये कैसे बनता है? अगर ग्रिग्नार्ड बनाने का मेथड लिखना है तो सिंपल कोई भी एक हाइलाइट लो, इसको मैग्नीशियम के साथ हीट करो तो ये बनाता है RMgX, ये याद रखो। तो RMgX को अब हम CO2 के साथ हीट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? CO2 और H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? ये बना लेगा RCOOH। कैसे बनाता है ये? तो देखो RMgX को R माइनस MgX ऐसे लिख सकते हो, ये Mg प्लस होगा, ठीक। अब यहां पे जैसे ही CO2 लेके आओगे तो C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस टूट गया तो ये बन जाएगा R, इधर से C डबल बॉन्ड O, इस पे O निगेटिव, MgX यहाँ पे पॉजिटिव। अब चूंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस दे रखो, यहाँ पे H+ या H3O पॉजिटिव या H2O ये सब लिखा हो, कुल मिला के आपको H+ का सोर्स चाहिए, प्रोटॉन सोर्स, तो R C डबल बॉन्ड O ये पे OH, और ये हो जाएगा आपका MgOH, कुछ ऐसा बनता है। तो ये एक है मेथड, जब आप, अब यहां पे R क्या होता है? कोई भी अल्काइल अराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। जैसे लेट सपोज ऐसे दे दिया जाए आपको, ऐसे ये बेंजीन है, इससे एक हाइलाइड ब्रोमीन हमने दे दिया, इसको हमने कहा अच्छा ये याद रखना, ये जो होता है ये ईथर में होता है, ET2 डाइइथाइल ईथर। हमने कहा कि इसको मैग्नीशियम के साथ हीट करो डाइइथाइल ईथर में पहले, फिर इसका रिएक्शन कराओ आप CO2 एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा? तो देखो पहले तो ये बेंजीन रिंग ये RX है तो ये हो जाएगा RMgX, यहाँ पे R, ये Mg, और यहाँ पे X में क्या है? यहाँ पे ब्रोमीन, तो Br। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये R माइनस CO2 पे अटैक करेगा और सिंपल आपका यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। इस तरीके से भी रिएक्शन कराए जाते हैं। तो ये एक अलग मेथड हुआ आपका बेंजोइक एसिड बनाने का। तो ये सब आपके कुछ मेथड थे जो बेंजोइक एसिड बनाने के काम आते हैं। अभी कुछ और मेथड बचे हुए हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगले वाले लेक्चर में जो बचे हुए हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का और भी पार्ट जो बचा हुआ है वो पूरा कल वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा। थैंक यू।